दुखद स्थिति है कि सब कुछ दिखाया जाता है, सब कुछ सुनाया जा सकता है सिवाय सच के। तो आज हमने जिम्मेदारी ली है, भाई साहब मानवता ने जिम्मेदारी ली है। जिस सच को छुपाया जा रहा है, छुपाने की कोशिश की जा रही, तमाम तिकड़में की जा रही है, भाई साहब मानवता ने पूरी प्रतिबद्धता जाहिर की है। उस सच को हम सबके सामने लेके आएंगे, सच को किसी भी कीमत पे नहीं दबने देंगे। वॉइस ऑफ मानवता एक तरह से देखा जाए तो भारतीय संविधान के जो प्रेम्बल्स हैं कि हर व्यक्ति को धर्म के आधार पे, उसकी अभिव्यक्ति के आधार पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले और किसी भी कीमत पे, न धर्म के आधार पे, न जात के आधार पे, न संप्रदाय के आधार पे, न उसके जन्म के आधार पे, किसी भी आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये भारतीय संविधान कहता है, लेकिन स्थिति यहां कुछ अलग है। ये किसी भी कीमत पर, इसकी जो स्थिति है वो स्थिति अलग है। किसी भी कीमत पर सच को सामने न लाने देने की ही कोशिशें चल रही हैं कि सच को कैसे दबाया जाए, उसकी पूरी की पूरी कोशिश चल रही है। और वॉइस ऑफ मानवता ने तय किया है कि जितनी ताकत से सच को दबाने की कोशिश की जाएगी, उससे दुगनी ताकत से सच को हम बाहर लाने की कोशिश करेंगे। जब तथागत गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब पीछे नहीं हटे, सच से लड़ते रहे और सच को सामने ला करके उन्होंने दम लिया, तो हम उनको मानने वाले लोग सच को कैसे दबने देंगे? ये हमारी जिम्मेदारी है। और आज इसी पे बात करने के लिए हमारे बीच हमारे जो अतिथि उपस्थित हैं, डॉक्टर अशोक कैथल साहब, ये प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। कैथल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं। नमस्कार नमस्कार। और दूसरे हमारे पंकज प्रसून जी, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसकी बेंच लखनऊ है, उसके बड़े बेहतरीन एडवोकेट हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं। आज चूंकि जिन विषयों पे बात करनी थी, हमें कानून के विशेषज्ञों की जरूरत थी और इसलिए प्रसून जी से, पंकज जी से हमने अनुरोध किया था कि आप हमें समय दे दें। और पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद वॉइस ऑफ मानवता के चैनल में, और हम दिखाएंगे आईना सच के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे हमारे देश के प्रधान सेवक, चौकीदार, प्रधानमंत्री कभी वो बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे, ये अभी खोज ही जारी है। हमें लगता है कि हड़प्पा की सभ्यता के पूरा मोहनजोदड़ो को खुदाई हो जाएगी, उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये थोड़ा विषय है। लेकिन आज विषय उसकी बात करने की नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, चौकीदार कहते हैं, बाकी जाने क्या क्या कहते हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे, उस पर बात नहीं करने जा रहे हैं। आज जो चार शब्द उन्होंने चूज किया था, उस पे बात करना है। लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी। ये बड़ा गेम है इस देश के साथ। जो बड़ा गेम होने जा रहा है, बड़ा गेम ये होने जा रहा है, लैंड लेबर को पहले लेते हैं। लैंड, लेबर, लॉ कैसे इन्फोर्स किया जाता है, ये समझने के लिए सबसे पहले इन दोनों से पहले लॉ लेते हैं। लॉ आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो लॉ लागू था, वो पैंडेमिक, जिसको आज हम बोलते हैं, वो एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट था। एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 जो हमारे देश में लागू था, उसके आधार पे महामारी से लड़ने की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन इधर
22 अप्रैल 2020 को एक संशोधन किया गया। संशोधन क्या किया गया कि इस एक्ट को इतना खूंखार बना दिया गया, अगर ये कहा जाए कि इस एक्ट को नरभक्षी बना दिया गया है तो कोई अतिरंजनापूर्ण बात नहीं होगी। नरभक्षी कैसे बनाया गया कि अब ये कहते हैं कि जो नाम ही दे दिया, जो हमारे डॉक्टर थे, जो हमारे पुलिस वाले थे, उनको कह दिया ये कोरोना वॉरियर्स हैं। अब ये चूंकि सरकार नियम के आधार पे, कानून के आधार पे, व्यवस्था के आधार पे चलती, तो किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। परिणाम क्या हो रहा है कि किसी को कानून के डर के आधार पे डराने की कोशिश की जा रही है, और उस कोशिश के आधार पे, उसको डराने की कोशिश के आधार पे परिणाम क्या हो रहा है कि एक कठोर कानून बनाए गए कि अब जैसे डॉक्टर, आप जानते हैं कि जब आदमी बीमार होता है उसके तीमारदार होते हैं, लेकिन ये कोरोना का इतना भय दिखाया गया है कि किसी को अगर प्रताड़ित करना है तो उसके घर चले जाइए और कह दीजिए ये कोरोना का पेशेंट है, तो कोई उस पे जो है आरोप, कोई ये नहीं कह सकता वो कोरोना का पेशेंट है कि नहीं है। आप लोग ये बेहतर जानते हैं कि ये जो समय चल रहा है वो फ्लक्चुएट कर रहा समय, और जो समय फ्लक्चुएट कर रहा है, ऐसी स्थिति में हमेशा वायरल फीवर होते रहते हैं, नाक बहने की प्रक्रिया, खांसी की प्रक्रिया, जुकाम की प्रक्रिया, ये चलती रहती है। लेकिन ये सरकार जरा सा भी, आप देखते होंगे कि इस समय तो लोग डरने लगे, कोई खांसना नहीं चाहता, कोई छींक नहीं करना चाहता, अगर हो तो घर से निकलना नहीं चाहता, जबकि ये साधारण सी बीमारी है, वायरल फीवर है। तो कानून ये बना दिया कि डॉक्टर अगर कह दे कि आप कोरोना से पीड़ित हैं, आप कहिए कि नहीं मैं कोरोना से पीड़ित नहीं हूं, ये साधारण बीमारी है, तो उसको एक्ट के तहत, एपिडेमिक एक्ट के तहत ले लिया जाएगा, और उस एपिडेमिक एक्ट के तहत आपको 3 महीने से लेकर के 5 साल तक के जेल की सजा हो सकती है, और साथ ही साथ 50,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर ये कहा जाए कि किसी ने थोड़ी सी कठोरता बरती है या वायलेंट हो गया है, मतलब उसके विरोध में तेजी से उधर आया और ये कहा कि नहीं नहीं मुझे बीमारी नहीं है, मैं चला जाता हूं, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने क्या किया कि उसके सजा का प्रोविजन भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया कि ऐसी अगर स्थिति में थोड़ा सा आपने धक्का मुक्की करने की कोशिश की, तू मैं करने की कोशिश की, तो ये एक्ट और भी मजबूत हो जाता है। और उस मजबूती के साथ फिर ये काम क्या करता है एक्ट, आप इस बात को देखें कि ये फिर 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक के दंड का प्रोविजन है, आर्थिक दंड का प्रोविजन है, और 3 महीने से लेकर के 6 महीने से लेकर के 7 साल की जेल की सजा है। अगर वो डॉक्टर आपसे नाराज हो जाए और अपने हॉस्पिटल का, अपने डिस्पेंसरी का कोई सामान तोड़ फोड़ दे, तो उसका जो उसने तोड़ा फोड़ा है उसका मार्केट रेट से नए का जो मार्केट होगा उससे डबल भरना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये सरकार किसी भी कीमत पे जो ये दिखाती है कि वो कोरोना से लड़ना चाहती है, तो कोरोना से लड़ने का मकसद नहीं है, उसका मकसद कुछ और दिखता है। अब आप देखिए इसी के आधार पर लेबर एक्ट में उन्होंने संशोधन किया। लेबर एक्ट में क्या संशोधन किया, पहले लेबर एक्ट होता था हमारे यहाँ, जो इंडियन लेबर एक्ट लागू है उसके मुताबिक एक लेबर को 1 हफ्ते में 48 घंटे काम करने पड़ते थे। लेकिन अब अगर पुराना एक्ट लागू होता तो 48 घंटे काम करने के बाद अगर और कोई वो काम करता तो फिर उसको ओवर टाइम मिलता। लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया है कि उसे 48 घंटे नहीं बल्कि 1 हफ्ते में 72 घंटे काम करने हैं, और जो उसको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलती थी वो छुट्टी भी नहीं मिल पाएगी, और जो लंच ब्रेक उसका होता था वो लंच ब्रेक भी नहीं कर पाएगा। बीड़ी पीने, तंबाकू खाने का जो ब्रेक होता था
वो भी नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये लगता है कि ये सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यहाँ के लेबर को बंधिया बधुआ मजदूर बनाना चाहती है और इसीलिए लेबर एक्ट में उनसे संशोधन किया है। अब इन्होंने लैंड शब्द यूज किया। लैंड शब्द जब यूज किया तो इसका मतलब ये सरकार प्लानिंग कर रही है कि जो इस देश के लैंड है, अभी तो विभागों की वो जांच करा रहे होंगे या जांच कराएंगे, जो भी उनके तरीके हैं। पहले विभाग की जमीनें देंगे, इसके बाद जो देश के, जिनको आज हम किसान कहते हैं, जिनको खेतिहर कहते हैं, उनकी जमीनें भी ये छीनेंगे, क्योंकि ये सरकार के पास पावर होता है कि वो जब चाहे पूरे देश की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सकता है। ऐसी स्थिति में अगर लैंड को भी उन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया तो आपके लैंड को वो लेकर के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फार्मिंग कराएंगे। स्थिति क्या होगी अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फार्मिंग कराएंगे? तो शुरू में तो आपको लगेगा कि अगर आप खेती करते तो 1 लाख रुपए का फायदा होता और वो 1.25 लाख रुपए का फायदा देंगे रहे। लेकिन जैसे ही उनकी मार्केटिंग हो गई, तो जब मार्केटिंग हो गई तो वो आपकी जमीन छोड़ देंगे। उस स्थिति में आप जमीन पे काम करने लायक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि आप व्यवसाय करने जाएंगे तो ब्रांडिंग किसी की हो गई, उस ब्रांडिंग के सामने आपका प्रोडक्ट नहीं बिक सकता। तो इसका मतलब यह है कि किसानों, जिस तरह से मजदूरों के हक छीने गए हैं, अब किसानों की जमीनें छीनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये इस देश का बड़ा गंभीर प्रकरण है। इस गंभीर प्रकरण पे चर्चा करने के लिए देश का कोई भी चैनल तैयार नहीं है, लेकिन वॉइस ऑफ मानवता ने ये तय किया है कि जो भी गंभीर प्रकरण होगा, उस गंभीर प्रकरण पे हम चर्चा अवश्य करेंगे। तो इस पे हम लेंगे लैंड, लॉ, लेबर और लॉ एंड लिक्विडिटी। अभी हम लैंड, लेबर और लॉ लेते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं, सबसे पहले जो हमारे बीच में बहुत ही प्रसिद्ध अधिवक्ता बैठे हैं, पंकज प्रसून जी। तो प्रसून जी, हम आपसे जानना चाहेंगे और आपकी ये राय लेना चाहेंगे कि क्या सरकार इसी तरह की मंशा बना रही है कि जिस तरह से किसानों को पूरी तरह से बधुआ मजदूर बना दिया गया, तो क्या किसानों को भी पंगु बनाने की दिशा में काम कर रही है? आपके अपने विचार, पंकज प्रसून जी। धन्यवाद गौतम साहब। मुझे लग रहा है मेरी बात को आपने पहले ही विस्तार से बता दिया है। गवर्नमेंट का मानना है सकल भूमि गोपाल की, जितनी भी लैंड है गवर्नमेंट जब चाहे अपने यूज के लिए राष्ट्र हित में कभी भी आपसे वापस ले सकती है, भले ही आपके पास उसका मिल्खाना हक हो, आपकी खतौनी हो, आपका नाम उसमें दर्ज हो अकॉर्डिंग टू लॉ। दूसरी बात, सरकार की मंशा क्या है, जैसा भी आप बड़े विस्तार से उसके विषय में चर्चा कर रहे थे। आखिर ये सरकार क्या चाहती है, ये ऐसे एक्ट क्यों ला रही है? थोड़ा सा इसके जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। सरकार को गवर्न कौन कर रहा है? सरकार गवर्न कर रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है, बड़ा लंबा संघर्ष कर रहा है और निरंतर अपने जो भी मिशन रहा है आज। पंकज जी, एक सेकंड का इंस्ट्रक्शन चाहे कि मेघराज सिंह जी, देखिए ये कोई अतिथि शायद जुड़ रहे हैं, तो जरा सा देख लीजिए अगर जुड़ रहे हैं तो। जी पंकज जी, आप अपने विचार रखें प्लीज। हाँ, तो देखने वाली बात यह है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है और ऐसा क्यों कर रही है। जैसा कि मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक एजेंडा लेके काम कर रही है शुरू से, और वो लगभग अपने एजेंडे में कामयाब है। अब उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट स्टेट में, सेंट्रल में मिली हुई है, तो उनका प्रयास है अपने एजेंडा को किसी भी सूरत में लागू करना। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था, उसमें कामयाब है। अब उन्होंने अपने लोगों को विश्वास दिला दिया है कि जो भी हम कर रहे हैं वो आपके हित की बात है। अब ये बीच में कोरोना एक आ जाती है महामारी, जिसका फायदा वो लेकर अपने बुचे कुचे, जिसे कि आप देख रहे हैं जीडीपी गिरती जा रही थी, अर्थव्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है। अब उस चीज से उबरने के लिए और अपनी एक जो
कैपिटल है उसको बढ़ाने के लिए अब उन्होंने एक नए नए रास्ते अब तैयार करने शुरू किए हैं। सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में कटौती, उसी का पार्ट है एक लेबर। ये जो महामारी की वजह से आज एकदम निराश्रित हो गए हैं, उनका ये जो शोषण है इसके जिम्मेदार कहीं उनके ही संगठन हैं। मजदूर यूनियनों का अभाव, और अगर है तो उनकी कोई महती भूमिका बची ही नहीं है। दूसरा, एक विपक्ष का ना होना, एक शक्तिशाली एकजुट विपक्ष का ना होना, इसका ये पूरा एडवांटेज ले रहे हैं और उसका नतीजा है जो हम आज देख रहे हैं। देश में त्राही त्राही मची हुई है, मजदूर है, कामगार है, इंडस्ट्री एकदम चौपट है। अब इनको सिर्फ अपने लोगों को रिफॉर्म करने के लिए, इंडस्ट्री रिफॉर्म करने के लिए एक बड़े कैपिटल की जरूरत है, तो वो कहाँ से अर्न हो उसकी व्यवस्था में ये सब लगे हुए हैं। तो इसमें जुडिशरी का भी ये बहुत बड़ा रोल है। ये जुडिशियल सिस्टम कैसे काम कर रहा है ये एक थोड़ा सा देखने वाली बात है, क्योंकि अब सरकार जो काम खुद नहीं कर पा रही है उसको जुडिशरी से करवाने का काम कर रही है, ताकि जनता में आक्रोश ना हो कि भाई जुडिशियल ऑर्डर था उसका कंप्लायंस करवा रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जुडिशियल सिस्टम भी किसी हद तक उन्होंने हैंग कर रखा है। उनकी एक पूरी टीम है। पंकज जी हम फिर आते हैं आपके पास। पंकज जी हम फिर लौट के आपके पास आते हैं। तो मेरे ख्याल से विजय लक्ष्मी जी जुड़ गए। विजय लक्ष्मी जी आपको आवाज आ रही है क्या? विजय लक्ष्मी जी आपको आवाज आ रही है क्या? चलिए, मेरे ख्याल से विजय लक्ष्मी जी को आवाज नहीं आ रही है। तो एक अर्थशास्त्री जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, अच्छे अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र का बेहतर ज्ञान है और खासतौर से लैंड के बारे में, लैंड रिफॉर्म के बारे में, लेबर्स की प्रॉब्लम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रोफेसर अशोक कैथल साहब। तो अशोक कैथल साहब, हम इस पे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सरकार ये सारे निर्णय ले रही है, इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जो कभी आई थी, वो तिजारत करने के लिए आई थी, अब बहुत सारे लोगों को जियारत करा के चली गई और आज गुलाम बना के चली गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ये लैंड रिफॉर्म के नाम पे, लेबर एक्ट को पूरी तरह से ध्वस्त करने के नाम पे सरकार कुछ इस तरह का गंदा खेल तो नहीं खेलना चाहती है? कैथल साहब। देखिए गौतम जी, आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और मैं इसमें थोड़ा सा चीजें ऐड ऑन करना चाहूंगा, जोड़ के चलूंगा। जब हम बात करते हैं भू सुधार की, लैंड रिफॉर्म की, तो उसके कुछ पैरामीटर्स फिक्स किए गए थे जब ये लैंड रिफॉर्म लाया गया था। जैसे अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी मध्यस्थों का उन्मूलन हो, जमींदार, रायतवारी, महालवारी, इनको हम हटा दें। और दूसरा था सीलिंग ऑफ होल्डिंग ले आए, यानी जोतों की सीमा का निर्धारण कर दिया जाए। और तीसरा आपने उसी में देखा था सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर था, वो वर्कर्स के लिए था, यानी उनका जो भी काम करने का हो, जो फार्मर्स है, मार्जिनल ग्रुप्स है, उनका वो सुनिश्चित कर दें ताकि उनका टेन्योर सुरक्षित रहे और उनकी जो आय है वो भी सुनिश्चित रहे। और एक और था लास्ट में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी जो खेती है, जो कृषि है, उसका पुनर्गठन कर दिया जाए। उसी के अंतर्गत कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग आ गया था, चकबंदी आ गई थी, लैंड डोनेशन आ गया था। जो सरप्लस लैंड एरिया हो वो इनके बीच में, जो लैंडलेस है या मार्जिनल फार्मर्स है, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और ये आपने कंप्यूटरीकरण देखा होगा जो तहसील में अमल में लाया गया, ये सब उसी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का प्रोविजन था। लेकिन ये जो लैंड रिफॉर्म को जब हम देखते हैं आज, अगर आप इससे कंपेयर करें तो आपका ये जो आप एक दूरगामी परिणाम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज निकल करके आ रही है कि शायद मंशा कुछ और हो और वो इसके माध्यम से, ये कोरोना बीमारी है, इसके माध्यम से उन चीजों को एक्वायर करके, जैसा मेरी आपसे पहले बात हुई थी, जब हम बात करते हैं, अभी बात हो रही है कि लैंड एरिया को बढ़ा दिया जाए,
लैंड एरिया विजय को लक्ष्मी जी, आवाज आपको आ रही है? जी कैथल साहब जारी रखें आप प्लीज। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी बात आ रही है लैंड एक्विजिशन की, अधिग्रहण की। यानी जैसा कि प्रसून साहब ने सही कहा कि सरकार के पास ये हक रहता है कि वो कभी भी चाहे किसी भी प्राइवेट लैंड होल्डिंग को एनक्रोच कर सकती है। और इसका आपने देखा होगा, कहीं एक्सप्रेस वे बन रहा है तो मुआवजा दे करके छोटा मोटा उनको अधिग्रहण कर लिया जाता है भूमि का, या कोई आकस्मिक विपदा आ जाए। तो ये जो पैंडेमिक आप देख रहे हैं, एपिडेमिक और पैंडेमिक की आपने बात की थी, तो ये एक जरिया या माध्यम बनता हुआ दिख रहा है कि जो लैंड होल्डिंग्स है उसका एनक्रोचमेंट बिजनेस हाउसेस के लिए, ये जितने बिजनेस हाउसेस हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, उनके लिए कर दिया जाए, अधिग्रहित कर लिया जाए, उनकी एक्विजिशन में आ जाए। एक चीज मैं इसमें जोड़ूंगा, जब आप बात करते हैं अर्बन एरिया में लैंड एक्विजिशन की, तो अर्बन एरिया में एज इट इज आपको पता है कि लैंड एरियाज की अवेलेबिलिटी नहीं है। जब आप बात करते हैं रूरल एरिया की, ग्रामीण यानी भारत की जब आप बात करते हैं, तो भारत में ये सामुदायिक, जिसे आप बोलते थे कि ग्राम समाज की जमीन, ये शब्द आपने सुना होगा, ग्राम समाज की जमीन, इस तरह की लैंड होल्डिंग्स हैं जहां पे इन भू क्षेत्रों का उपयोग सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक वानिकी के लिए, सोशल फॉरेस्ट्री के लिए और मल्टीपर्पज यूटिलिटी के लिए किया जाता था। तो शायद अब चाहे वो आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, इसके माध्यम से सरकार चिन्हित कर रही है जो भी भू क्षेत्र उपलब्ध है उसका एनक्रोचमेंट कॉर्पोरेट हाउसेस के द्वारा करा दिया जाए। तो हाशिए पे जो जाने वाला व्यक्ति है, आपको पता है यहाँ की अभी भी लगभग 62 से 65% की आबादी ग्रामीण परिवेश में निवेश कर रही है, जो कृषि या उससे संबंधित गतिविधियों में लिप्त है, वहीं से जीवन यापन कर रही है। जब ये लैंड एरिया का एक्विजिशन हो जाएगा कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए, ऑटोमेटिकली ये जो वर्ग है ये सबसे अधिक प्रभावित होगा। इनका मालिकाना हक, जिसकी अभी प्रसून साहब ने बात करी, जब गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी, ऑटोमेटिकली आपका मालिकाना हक खत्म हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन जिसे आप कहते हैं, आप मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे, इनकम आपकी चली जाएगी, आप हाशिए पे आ जाएंगे। तो इससे प्रभावित होने वाला जो वर्ग है वो गरीब तबका है, वो मार्जिनल फार्मर है, भूमिहीन श्रमिक है। जो लैंड रिफॉर्म लाया गया था उसमें बात हुई थी सरप्लस लैंड होल्डिंग को इनके बीच में वितरित कर दिया जाएगा। विनोबा भावे जी ने मुहिम चलाई थी तेलंगाना से कि सरप्लस लैंड होल्डिंग को हम विभाजित कर दें, वो था एक सोशल सिक्योरिटी का पैरामीटर। अब मानक बदल रहे हैं, यहाँ पे कॉर्पोरेट बेनिफिट, कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए, इंडस्ट्रीज को बेनिफिट देने के लिए मार्जिनल ग्रुप को प्रभावित करने का कार्य किया जा रहा है। कदर साहब, बड़ी अच्छी बात आपने उठाई है कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है, सरकार की जो मंशा है या साजिश है, वो लैंड रिफॉर्म का नहीं है, लैंड एक्विजिशन का है, लैंड को अधिग्रहित करने का है, उसमें सुधार करने का नहीं है, बल्कि अधिग्रहित करके वो दूसरे को देना है, जो विदेशी कंपनियां आने हैं उनको उपलब्ध कराना है। हम फिर आते हैं इस टॉपिक पे। पंकज साहब ने बड़ी बात कहते कहते ये बात उठाई कि सारे के सारे एजेंडे आरएसएस चला रही है और आरएसएस के इशारे पे ही ये संगठन चल रहे हैं। तो पंकज जी, एक बात तो हम इसमें कोई दो राय नहीं कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन क्या आप ये इत्तेफाक रखते हैं? कभी आपने ये मान रखा था क्या कि आरएसएस आपके भले का काम करेगी? यदि नहीं मान रखा था तो आरएसएस के जो एजेंडे हैं उसी पे चल रही है, और उस आरएसएस के एजेंडे को हम तब तक दूर नहीं कर सकते जब वो अपनी ताकत का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें छल, प्रपंच, धोखा, फरेब, ये उनके हथकंडे हैं, वो उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो हथकंडे हैं, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो आरएसएस के हथकंडे हैं मनी माफिया और मीडिया। वो तीनों का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल कर रहे हैं, मनी माफिया, मीडिया का। लेकिन हमारी जो ताकत है, मॉरलिटी जो हमारी ताकत है, नैतिकता हमारी ताकत है, अगर हम नैतिकता का प्रयोग न करें तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं? दूसरे शब्दों में अगर ये कहा जाए कि
बैठ करके इंतजार करने वाले लोगों को वही हासिल होता है जो प्रयास करने वाले लोग छोड़ देते हैं या उनसे छूट जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या शिकायत करने से ही, आरएसएस का शिकायत करने से, आरएसएस का विरोध करने से ही हमारी बात बन जाएगी? अगर उससे बात बनती है तो हम जोर शोर से उसका विरोध करते हैं, अगर नहीं बात बनती है तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमें कौन से रास्ते अपनाने पड़ेंगे जो उनसे मुकाबला किया जा सके और भारतीय संविधान को बचाया जा सके, संविधान के प्रिंसिपल्स के आधार पे, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के आधार पे और जस्टिस के आधार पे बने संविधान के अनुसार काम कर पाए। इस मामले में आपके क्या विचार हैं? कौन कौन से वो विधिक तरीके हैं जो हमें अपना करके आगे बढ़ने की जरूरत है? पंकज जी। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कौन से तरीके हैं जिसको अख्तियार करके हम संविधान की रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं? क्योंकि कमेरे वर्ग के पास संविधान के अलावा इस देश में कुछ है ही नहीं। अगर आज इस देश में भारतीय संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है उसको खत्म कर दिया जाए तो ये देश फिर से गुलामी की हालत में पहुंच जाएगा। इसके पास कुछ नहीं है। ये जो बहुजन समाज है इसके पास संविधान के अलावा कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं। अब प्रश्न उठता है कि इस संविधान को कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे बचाया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इनहेंस पावर इतनी जबरदस्त है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है हाउस के अंदर, ये उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं और आपके तमाम सारे अधिकार जो मूलभूत अधिकार है वो 9वीं सूची में है ही नहीं, तो कैसे करेंगे आप? प्रश्न ये उठता है कि हम देखते रहें या इंतजार करते रहें, उससे पहले करना क्या है ये डिसाइड कर लें। अपना शत्रु कौन है और उस पर क्या कार्रवाई करनी है ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो इसमें बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो जो शिक्षित हो चुके हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि संगठित हो, और अगर संगठित नहीं होंगे तो इसके खिलाफ संघर्ष असंभव है। तो पहला तो जो मैं समझ पा रहा हूं कि शिक्षित वर्ग को, इंटेलेक्चुअल क्लास को संगठित होने की आवश्यकता है और एक निर्णायक युद्ध इनके प्रति, इनके खिलाफ होना असंभावी है। अन्यथा आप इस देश में स्वयं को गुलाम होने से बचा नहीं पाएंगे। जिस तरह से नई नई स्कीमें हमारी सोच के विपरीत ये सरकार ला रही है, इंक्रीमेंट रोकती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, फिर उनका एक एक दिन के वेतन भत्तों में कटौती होती है, वेतन में कटौती करते हैं, 50 साल की आयु निर्धारित कर देते हैं कि आपको अगर अनफिट पाते हैं तो निकाल देंगे। फिर केंद्र में सचिव बना रहे हैं जो आईएएस ग्रेड नहीं है। ये जिस तरह से वायलेशन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, आप इस क्या संकेत मानकर चल रहे हैं? तो इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल क्लास की है, जो अपने को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास मान के और मोटे वेतन भत्ते या ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो ये बात अच्छे से जान ले कि आने वाले समय में उनकी संतानों को ये सब कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी तरह से जैसे ये करोड़ों बेरोजगार श्रमिक घूम रहे हैं, उनमें से एक इनके भी बच्चे होने वाले हैं। तो अगर अपने बच्चों का भविष्य और अपना सुरक्षित रखना है तो करो या मरो का पीरियड है ये। और बाबा साहब की स्टैचू जो हम लोग पहले देखा करते थे पार्लियामेंट में लगी हुई, जो उंगली का इशारा कर रही है, तो उन्होंने कहा था सत्ता ही एक ऐसी मास्टर की है जिससे आपकी समृद्धि के सारे द्वार खुलेंगे। तो हमें उस बात को भूलना नहीं है। जब तक आप सत्ता के आसपास इर्द गिर्द नहीं पहुंचते हैं तब तक आपके सारे प्रयास विफल होने वाले हैं, क्योंकि सरकार के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। और दूसरा सबसे बड़ा एक दुखद पहलू ये है कि मैं जुडिशरी को बिलोंग कर रहा हूँ। जुडिशल सिस्टम इस समय सबसे ज्यादा करप्ट है। कोलोजियम सिस्टम ने यहाँ की पूरी व्यवस्था ध्वस्त कर रखी है। यहाँ पर जजेस के बेटे, जजेस के भतीजे, जजेस के मिलने वाले रिश्तेदार, वही सब जजेस होते जा रहे हैं
पत्थर की अदालत में शीशे की गवाही है। हम कोई भी पिटीशन डालते हैं, कोई भी पीआईएल डालते हैं, तो हम किससे फरियाद कर रहे हैं, किससे अपेक्षा कर रहे हैं? जो हमारे विरुद्ध खुद सिस्टम तैयार कर रहे हैं, हम उन्हीं से अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे फेवर में कोई ऑर्डर करेंगे। सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि टाइटल देख के, आपका सरनेम देख के जजेस केस डिसाइड कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पे पंकज जी, इस मामले में हम लोगों ने एक अभियान भी चलाया है और वो उस अभियान का नाम है रिवोक कॉलेजियम सिस्टम एंड इनवोक। जो हमारे यहाँ जिस तरह से यूपीएससी है, यूपीएससी के आधार पे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग चुन करके आते हैं, आईएएस और आईपीएस चुन करके आते हैं, और हर स्टेट के भी प्रशासनिक सेवा के लोग आते हैं। हर स्टेट के जब प्रशासनिक सेवा के लोग रहते हैं तो उस प्रशासनिक सेवा में जुडिशियल भी होता है। जैसे यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन जुडिशियल भी है। तो हमारी जो डिमांड है कि नेशनल अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमीशन के आधार पे जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। तो जो आप ये कह रहे हैं कि जब तक इस तरह के मूवमेंट नहीं शुरू होंगे, अब आप ये समझिए, मनी माफिया मीडिया हमारे पास नहीं है, मॉरलिटी हमारे पास है, तो अगर इनसे लड़ना है तो एक ही ताकत हमारे पास, जिस सत्ता की आप बात कर रहे हैं, जिसकी बात आप कह रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था अंगुली दुखाते हुए, कैप्चर द पावर ऑफ दिस टेम्पल फॉर योर एमेंसिपेशन। अगर आप अपना उद्धार चाहते हो तो सत्ता के इस मंदिर पे कब्जा करो, और सत्ता के मंदिर पे कब्जा करने की जो स्थिति है, आज जो मजदूर पूरे देश में भटक रहे हैं, इस समय तो उनके साथ सहानुभूति बरतने की जरूरत है। लेकिन अगर पूछा जाए तो उसमें से आधे मजदूर ऐसे रहे हैं जो 1000 रुपए लेकर के या दो तीन बोतल शराब की बोतल लेकर के उसमें वोट किए हैं और बीजेपी को वोट किए हैं। तो ये नैतिकता का जब भी आप अपना हरास करेंगे तो मनी माफिया मीडिया निश्चित तौर पे आपके ऊपर हावी रहेगी। तो ये जो बात आप उठा रहे थे, और इस पे हम आपके पास बाद में आएंगे। आप कह रहे थे शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कभी भी नहीं कह रहे थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये नहीं कहा उन्होंने कभी। उन्होंने ये कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। इन दोनों कमांडमेंट्स में जरा सा जब डिफरेंसेज हो जाता है तो पूरे आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है। लोकतंत्र कहता है कि जब आप अपनी बात उठाने लगते हो, वो आपका संघर्ष शुरू होता है, और जब संघर्ष शुरू होता है, सपोज करिए अगर हम आपको यहां बुलाए हैं तो ये हमें पहले बताना पड़ा कि पंकज जी हमें आपको क्यों बुलाना पड़ रहा है। आपको बताया ये इश्यू है, पूरे देश के सामने ये समस्या है, इस समस्या से निपटान करना हमें, तब आपको बुलाया, ये समस्या खड़ी हो गई। तो उसी तरह से शिक्षित सिर्फ ये बनना है, व्हाट्स योर फंडामेंटल राइट्स एंड यू हैव टू फाइट फॉर। Unless you are not ready to fight for your fundamental rights, nobody is ready to give you in the alms. कोई खैरात में नहीं देने वाला है। इसको संघर्ष, सत्ता के लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। अब जिस तरह के आप बात कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा कहां हम खड़े हैं। तो हम इसके बाद आएंगे इस टॉपिक पे आपसे। तो इसमें हम कैथर साहब से जरा समझने की कोशिश करेंगे कि कैथर साहब, अगर मान लीजिए ये सारी जमीनें जो फॉरेन इन्वेस्टर को दे दी गई और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे खेती कराई जाने लगी, तो इस देश का क्या हश्र होने वाला है, खेतिहर मजदूरों का क्या होने वाला है, किसानों का क्या होने वाला है, उनकी जीवन शैली फिर किस तरह की रहेगी। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो जरा मैं आपसे इसमें समझना चाहूंगा कि बड़े अच्छी स्टडी आपकी है। अगर ये जमीन दे दी गई इन्वेस्टमेंट के नाम पे, तो इस देश की स्थिति क्या होने जा रही है कैथल साहब? देखिए, दो चीजें हैं गौतम साहब, यहाँ पे देखनी पड़ेगी आपको। एक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जैसे हम वॉलमार्ट को अपनी जमीन दे दें, पेप्सी कंपनी को दे दें, या उनके साथ कुछ एग्रीमेंट के बेसिस पे उस पर्टिकुलर लैंड एरिया के किसान के साथ एक एमओयू साइन हो, वो आपस में टाई अप करें, और जो एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कह रही वही उत्पादित करें, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आ जाएगा कंपनी।
राइट। और जो बीज का है, जो फर्टिलाइजर का है, वो सब डालते रहे, एग्रीकल्चर इनपुट भी सब कंपनी के, जो कॉस्ट होगी सब कुछ उसी के द्वारा बियर की जाएगी, लेबर भी, और जो प्रॉफिट का मार्जिन होगा वो किसान को मिलेगा। देखिए ये एक दूसरा कंसेप्ट है। अभी यहाँ पे जब एक्विजिशन की बात हो रही है, इंडस्ट्रीज के लिए हो रही है। ये जब आप यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा चैलेंजिंग डायमेंशन होने वाला है, क्योंकि आप अभी तक देख रहे हैं जो भारत है, मैं जो भारतवर्ष है, जो हिंदुस्तान है, उसको दो भागों में डिवाइड करता हूँ। ग्रामीण को मैं भारत कहता हूँ, और जो अर्बन एरिया है मैं उसे इंडिया कहता हूँ। दोनों में जमीन आसमान का फर्क। पर कैपिटा इनकम देख लें, परचेजिंग पावर कैपेसिटी देख लें, सुविधाओं का प्राप्ति देख लें, हर चीज में दोनों में बहुत फर्क है। तो जब हम बात कर रहे हैं रूरल एरिया में, क्योंकि अर्बन एरिया में लैंड इज नॉट अवेलेबल, तो रहा क्या, रूरल एरिया रहा। तो रूरल एरिया में जब लैंड एक्विजिशन होगा, ऑटोमेटिकली आप एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि कॉर्पोरेट हाउसेस कोई भी हो, जब तक अच्छी नीतियां, नियम, लॉज नहीं बनाए जाते, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रखा जाता, तब तक उससे वेलफेयर की गुंजाइश नहीं की जा सकती। देखिए, कल्याण तब आएगा जब आपके नियम कानून सही होंगे, नीतियां सही होंगी, हर चीज का निर्धारण होगा। दूसरी चीज, जो भी कॉर्पोरेट हाउस इन एरियाज में जाएगा, अपनी पूंजी का निवेश करेगा, और जब वो मार्जिनलाइज या लैंडलेस लेबरर से जो उसे दान में मिली हुई जमीनें हैं, या एक एग्रीकल्चरिस्ट है, क्योंकि अभी आज देख रहे हैं फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, लैंड एरिया हमेशा, यानी 1 हेक्टेयर से कम एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग है इंडिया में, तो वो लगातार घटती जा रही है। तो अगर गवर्नमेंट एक्वायर करके इन सबको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए दे देती है, तो ये बड़ा सेटबैक होगा, वो लोग कार्य नहीं कर पाएंगे, उनकी आय चली जाएगी, बंधुआ मजदूरी की तरफ फिर से जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि उनकी निर्भरता इन कॉर्पोरेट हाउसेस को पे बढ़ती जाएगी, इंडस्ट्रीज पे बढ़ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। दूसरा, उनकी डिपेंडेंसी इन्हीं पे आ जाएगी। जो आत्मनिर्भरता की बात जो ये कर रहे हैं मोदी जी, वो आत्मनिर्भरता की जगह नहीं, आश्रितता को आप बढ़ा देंगे, यानी वो आश्रित हो जाएगा, वो स्वावलंबन नहीं आएगा, वो इन पे आश्रित होता चला जाएगा। और दूसरी चीज, ये चीज तभी सही हो सकती है जब नियम कानून सही बन जाए और सही तरीके से अमलीकरण किया जाए। यही एक पॉसिबिलिटी है कि ये चीज सही हो। कैथल साहब, एक छोटा सा प्रश्न ले लें आप हमारा। जी, प्रश्न ये है कि हमारे देश के प्रधान सेवक जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, लोकल के लिए आप अपनी आवाज बुलंद करिए। और हमारे यहाँ जो योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, विदेशियों की बुलाने की बात करते हैं। तो क्या प्रदेश और सरकार में डिफरेंसेस हैं क्या? देखिए, जो चीज होती है, जब आप बिना प्लानिंग के, बिना रणनीति के किसी कार्य को अमल में लाते हैं, तो इसी तरीके का विरोधाभास उपजता है। जब आपकी सहमति नहीं है, आपको क्लैरिटी नहीं है कि हम करने क्या जा रहे हैं, तो इसी तरह के विरोधाभास आएंगे। अगर ये क्लैरिटी होती गौतम जी, तो इतने मजदूर हमारे मारे ना जाते ना। लॉकडाउन जारी करने से पहले ही इनको अपने होम टाउन तक पहुंचा दिया गया होता। जो काम आज आप कर रहे हैं, उनको हाशिए पे पहुंचा करके कितने श्रमिक हमारे मर गए, हाशिए पे चले गए, उनकी जिंदगी से आप खेल गए, और इस तरह का हश्र हो गया। वो कितना इकोनॉमिकली और सोशली वो कितने पीछे चले गए, इसका आकलन लगाना बहुत मुश्किल है। तो ये जब प्लानिंग के बिना कोई चीज होती है ना, तो ये इसी तरह का हश्र होता है। और एक और चीज, आपने जो प्रश्न उठाया लोकल और वोकल का, इसको जरा सा मैं समझा दूं। जब आप इन्होंने बात करी है, जैसे ये मार्केटिंग का कंसेप्ट है, जो दिखता है वो बिकता है, यानी जिसका एडवर्टीजमेंट आप ज्यादा करेंगे, उसकी मार्केटिंग बढ़ेगी, लोग उसे खरीदेंगे, राइट। डिमांड ऑटोमेटिकली आएगी, सप्लाई बढ़ती चली जाएगी। अब यहां बात आती है कि आप जब एक तरफ कह रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था है, राइट, वैश्विक अर्थव्यवस्था है, कोई भी
फॉरेन कंपनी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आ करके यहाँ पे निवेश कर सकती है और अपना बिजनेस कर सकती है। उसका फायदा ये होने वाला है कि हमारा जो जनमानस है, वर्कफोर्स है, मानव संसाधन है, उसको रोजगार प्राप्त होगा, आय होगी, उसकी आय होगी, परचेजिंग पावर होगी, वो डिमांड करेगा और सप्लाई, इससे क्या होगा, एक चेन डेवलप होगी, सप्लाई एंड डिमांड, दूसरे सेक्टर्स भी आपके चलने लगेंगे। तो ये जो लोकल और वोकल का कंसेप्ट है, इन्होंने अभी क्या कह दिया, कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट दे दिया। एक तरफ आप कह रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में निवेश करें आकर के, चाइना से जो विड्रॉ कर रही हैं कंपनियां वो भारत में आए, आकर्षित हो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लोकल को बढ़ावा दीजिए, तो ये कंट्रोडिक्शन है। अगर आप इस तरह का पैरामीटर, जैसे अभी इन्होंने स्टेटमेंट आपने देखा होगा, इन्होंने कहा जो कैंटीन्स है अर्धसैनिक बल और सैनिकों की, उसमें स्वदेशी सामान ही बिकेगा। तो अगर आप इस तरह के कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट देने लगेंगे, तो आप कह रहे हैं चाइना की जगह यहां पे आए, दूसरे देश की कंपनियां यहां निवेश करें, तो वो संभव नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं पैदा करिए, आप आकर्षित करिए, आने दीजिए, गाइडलाइन अपनी बनाइए, अपनी गाइडलाइन पे उनको काम करने दीजिए, ऑटोमेटिकली अर्थव्यवस्था भी चलेगी, डिमांड भी आएगी, इकोनॉमी भी आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा, सब कुछ होगा। कैथल साहब, इसका मतलब आपका, फिर हम आपसे लौट करके आते हैं, पंकज जी से ले लेते हैं क्वेश्चन। पंकज जी, इन स्थितियों में हमें बताइए कि जो आप बात कर रहे हैं कि जुडिशरी में जो भाई भतीजावाद चल रहा है और जो इलीगल चीजें हैं वो लीगलाइज की जा रही हैं कोर्ट के जरिए, इनसे मुक्त होने का क्या रास्ता है? चूंकि हमारे हिसाब से तो यहाँ लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, जिसकी सत्ता होती है वो सत्ता में बैठे लोग, वो लोग ही इंस्टीट्यूशन के लिए कानून बनाते हैं, उसकी व्यवस्था निर्धारित करते हैं। तो इस पे आपसे जानना चाहते हैं कि आप ये बताएं और क्या रास्ते हैं जिससे हम जो है ये जो इलीगल अवैधानिक चीजें कोर्ट में ले जाकर के वैधानिक साबित कराई जा रही हैं, उनसे हम कैसे निपट सकते हैं? देखिए, इसके लिए तो सीधा सा एक मार्ग है, चूंकि सरकार मनमानी पे अड़िग है, वो किसी की कुछ सुनना नहीं चाह रही। जैसे अभी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कैथल साहब कि कंट्राडिक्टरी बयान आता है, कंट्राडिक्शन है कई सरकार के बीच में, सेंट्रल कुछ कह रहा है और स्टेट गवर्नमेंट कुछ कह रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा मतभिन्नता रखता हूं आपकी इस बात से। कॉन्सेप्ट क्या है ये गवर्नमेंट को एकदम क्लियर है, वो सिर्फ लोगों में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोग भ्रमित रहें कि आखिर ये सरकार क्या कर रही है। एक तरफ से बाहरी पूंजी निवेश को आमंत्रित भी कर रहे हैं, और अभी जैसे कि आपने बताया कि अर्धसैनिक बलों के कैंटीन में स्वदेशी ही बिकेगा, तो एक तरफ स्वदेशी की भी बात कर रहे हैं और एक तरफ से दूसरी कंपनियों को भी इनवाइट कर रहे हैं कि आइए और हमारे यहाँ पर उद्योग स्थापित करिए। तो ये कंट्राडिक्शन जानबूझ के किया जा रहा है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। रही बात जुडिशरी की कि सिस्टम से कैसे निजात पाया जाए, जुडिशरी में जो लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं प्रभावित हैं इन पॉलिटिशियंस के द्वारा। अभी 15 में एक अमेंडमेंट आया था, गवर्नमेंट ने बिल पास करके इसी कोलोजियम सिस्टम के लिए जुडिशरी के पास भेजा था, और जुडिशरी ने ये कहते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया कि साहब ये हमारी स्वायत्तता की बात है और कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अलग स्तंभ माना गया है, इसलिए उसमें हमारे उस चयन प्रक्रिया में इंटरफेरेंस आप नहीं कर सकते, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो राजनेता उसको कहीं आगे प्रभावित करेगा जुडिशरी को। तो वो बिल आने के बाद भी अभी यथास्थिति बनी हुई है, इसके बाद से कहीं कुछ नहीं हुआ। तो आप इस माध्यम से भी इतने चेंजेस नहीं ला सकते, और आज भी वही प्रक्रिया जारी है जिसमें जो रिकमेंडेशन हो जाता है वो भेजा जाता है और वही लोग जिस देते हैं। अब एकमात्र विकल्प ये है जो हम लोग समझ पा रहे हैं, जब तक कोई बड़ा जन आंदोलन ना हो, विपक्ष अब बचा नहीं है, वो सिर्फ बातें कर रहे हैं एसी रूम्स में बैठ के। एक डिबेट चल रही है टीवी पर, अंतहीन डिबेट जिसका कोई कंक्लूजन, कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्यों बोल रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अभी
इन श्रमिकों की बात हो रही है कि इतने करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, सड़कों पे आ गए हैं, उनको घर जाने की समस्या है। उनका जो लेबर लॉ था वो डाइल्यूट कर दिया, वो सस्पेंड कर दिया। अभी पूरी डिबेट इसी पर चल रही है चैनल्स में। अभी कोई और चीज जब खत्म कर देंगे तो ये पूरा ध्यान उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। अभी हम ये चर्चा बंद करके उस पर लग जाएंगे। वो आर्टिकल ऐसा हो गया, उसको डाइल्यूट कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। हम सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं, जड़ पे जा ही नहीं रहे हैं, तने काट रहे हैं, पत्तियां काट रहे हैं। अब मेन मुद्दा ये है कि इस सब चीजों से निजात कैसे पाएंगे। वो तो अपना काम बखूबी करते जा रहे हैं, वो अपने काम में कोई ढीली नहीं दे रहे हैं, कोई ढिलाई नहीं, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप पीछे होते जा रहे हैं। अभी हम आरक्षण के मुद्दे पर नहीं, निश्चित तौर पे ये बात सही है। तो अब चूंकि एक कैथल साहब से एक वो ले लें, हम क्वेश्चन ले लें। कैथल साहब, जी जैसा अभी आपने बताया कि हमारे देश की जो सरकार है या राज्य की जो सरकारें हैं, वो ये चाहती हैं कि जो चाइना से शिफ्ट करेंगी दूसरी फैक्ट्रियां, दूसरे देश की फैक्ट्रियां वो दूसरी जगह जाएंगी तो इंडिया में आकर्षित करना चाहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश में कोरोना बहुत बड़े पैमाने पे हो, हम और उसकी संख्या कम दिखाई जा रही हो, मौतें ज्यादा हो रही हो, संख्या कम दिखाई जा रही हो, सिर्फ इसलिए कि जो हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर हैं हम उनको प्रभावित कर सकें कि हमारे यहाँ कंट्रोल करने की क्षमता, किसी महामारी को कंट्रोल करने की क्षमता, कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने की क्षमता, मजदूरों को कंट्रोल करने की क्षमता, आपके खिलाफ कभी विद्रोह नहीं हो पाएगा। कहीं ये रणनीति तो नहीं है इसके पीछे? 100% सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी पंकज जी ने कई बार कहा ये ये गवर्नमेंट है ये ऑटोमेटिकली आरएसएस के एजेंडा के इम्पोजिशन पे चल रही है, उसके अमलीकरण की तरफ है। तो आप हर चीज को अगर गहराई से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो चीजें हकीकत में दिखेंगी। ये चीजें एकदम सही कह रहे हैं आप कि ये जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं कोरोना पॉजिटिव केसेस, ये 100% ये कम दिखाए जा रहे हैं। ये मॉनिटर्ड, यानी आप कहेंगे कि ये सही चीजें मीडिया के सामने नहीं लाई जा रही हैं। दुनिया के सामने ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया इज एबल टू कंट्रोल द कोरोना डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग इट, कि उसके फैलाव से भारतवर्ष उसे रोकने में सफल हो चुका है। लेकिन शायद ये भ्रांतियां फैलाई जा रही, गलत चीज दी जा रही है। और दूसरी चीज इसी के साथ में जो आपने बात कही कि हम अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी हथकंडे अपना रहे हैं, तो ये लेबर लॉ में जो डाइल्यूशन है ये उसी का ही एक कड़ी है। आप देख लीजिए इन्होंने क्या किया कि लेबर लॉ, एक तरफ मजदूरों के लिए इतने पैकेजेस का अनाउंसमेंट, इकोनॉमिक बेसिस पे आप देखें निर्मला सीतारमण जी ने कितने सारे पैकेजेस की घोषणा कर रही हैं, वहीं पे इनसे इन्हीं के सरकारों के द्वारा संचालित राज्यों में लेबर लॉज को डाइल्यूट किया जा रहा है। तो ये विरोधाभासी एक प्रक्रिया चल रही है और दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम लोग लेबर लॉज को डाइल्यूट कर रहे हैं, आप आइए हर चीज नियंत्रण में होगी। जो ह्यूमन वर्कफोर्स है जो हाशिए पे है वो अपनी आवाज को, ट्रेड यूनियंस नहीं रहेंगी क्योंकि उनका कोई पैरामीटर रह नहीं गया, वो सब हाशिए पे चली गई। तो यहाँ पे कोई बात उठाने वाला महत्वपूर्ण चीज है, मजबूत विपक्ष नहीं रह गया, क्रांतिकारी जन आंदोलन की कमी दिख रही है। तो ये एक तरह से आपका मानना सही है कि ये भी एंगल हो सकता है कि दुनिया को दिखाने के लिए आंकड़े भी गलत दिखाए जा रहे हैं और लेबर लॉज को डाइल्यूट किया जा रहा है ताकि वो लोग आकर के यहाँ पे विनियोग करें। तो ये चीज आपकी सही है। बहुत बहुत धन्यवाद कैथल साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। तो इस पे एक चीज हम कर ले, अपनी बात समराइज हमें करना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। तो अगर इन सारी चीजों से मुक्ति पानी है तो निश्चित तौर पे हमारे देश में, और जो जिसकी आप बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, दलित समाज की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, मुस्लिम की बात कर रहे हैं और गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनके पास वोट का अधिकार है। और वोट का अधिकार जब तक नैतिकता आप प्रदर्शित नहीं करेंगे तब तक सरकार नहीं बन सकती। और जब भी वोट को नोट वाले लोगों के हाथ वोट बिकता रहेगा, इसी तरह होता रहेगा,
ये अगर कहा जाए कि हमारे देश में लोकतंत्र का अभिनय चल रहा, लोकतंत्र नहीं चल रहा, लोकतंत्र का अभिनय चल रहा, अगर ये सरकारें इतनी ज्यादा कठोर हो रही है, कठोर रूप अपना रही हैं, तो उन्हें पता है कि इन पे चाहे जितना प्रताड़ित करिए, चाहे जितना इनको दंडित करिए, जब चुनाव का समय आ जाएगा, इनको 1,000 रुपया दे दीजिए, 500 रुपया दे दीजिए, 5,000 रुपया दे दीजिए, कुछ कपड़े दे दीजिए, कुछ साड़ी दे दीजिए या दारू पीने को दे दीजिए, तो ये सब हमको वोट कर देंगे। जब तक ये विश्वास उनको रहेगा, तब तक सत्ता में बैठने वाले जितने भी लोग हैं, वो निश्चित तौर पे इसी तरह से आपके हर प्रताड़ित होने की स्थिति को अनदेखी करते रहेंगे, ओवरलुक करते रहेंगे और ये कहेंगे कि आप जितना ज्यादा प्रताड़ित होंगे, उतना धन की जरूरत आपको चुनाव में कब पड़ेगी और उन्हें कम ज्यादा पड़ेगी। अगर ये कहा जाए कि इस देश की सरकार, आप कह रहे हैं आरएसएस चला रही है, लेकिन हमारा जो मत है, इस देश की सरकार को आरएसएस नहीं चला रही है, इस देश की सरकार को कैपिटलिस्ट घराने चला रहे हैं, क्योंकि कैपिटलिस्ट घरानों ने ही एक जो रिजल्ट आया था 2019 का, उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी कि तकरीबन 29,000 करोड़ रुपया खर्च किया था भाजपा ने 2019 का चुनाव जीतने के लिए। तो वो कारपोरेट घराने के लोग चला रहे हैं और इसीलिए जितने भी नीति निर्धारित किए जा रहे हैं, जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं, वो कैपिटल घरानों को ध्यान में रख करके बनाए जा रहे हैं। और अगर इससे हमें मुक्त करना है तो एक चीज और देखना है कि जिसकी सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उसकी राजनीतिक जड़ें कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। अगर जिसकी बात आप कर रहे हैं, चूंकि सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं है, हम कह रहे हैं सामाजिक जड़ें मजबूत तो दूर की बात है, हमारी अपनी कोई सामाजिक जड़ें ही नहीं है। जब तक आप सामाजिक जड़ें स्थापित नहीं करेंगे, तब तक आप राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं कर सकते हैं। आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं और आपके बहुत सारे फॉलोअर हैं। अगर इस दिशा में हम सब लोग मिलकर के काम करें तो निश्चित तौर पे इस देश की शासन व्यवस्था बदल सकती है और संविधान बच सकता है। और निश्चित तौर पे जिस तरह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए आईएएस चुने जाते हैं, आईपीएस चुने जाते हैं, आईआरएस चुने जाते हैं, तमाम लोग चुने जाते हैं, उसी तरह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जुडिशियल की स्थापना होनी चाहिए। अब वॉइस ऑफ मानवता हमेशा इस बात का आवाज उठाता रहा, बुलंद करता रहा है। आप लोगों से भी आवाज ये उम्मीद करेगा कि ये आवाज उठाइए कि कॉलेजियम बंद हो, यूपीएससीजे स्थापित हो, उसके आधार पे कंपटीशन हो, कंपटीशन के लोग पे जुडिशियल में लोग आएंगे, तो मेरे ख्याल से इतना पतन नहीं होगा। आज समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ मानवता आपका आभार प्रकट करता है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।